हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 9th विज्ञान विषय चैप्टर नंबर 2 जो हमारा चल रहा था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसका हम आज पढ़ने वाले हैं पार्ट 10। और पार्ट 9 में हमने क्रिस्टलीकरण की विधि के बारे में जाना था और उसके बाद में हमने वायुमंडल से गैसों का पृथक्करण भी किया था। उसके लिए किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं वो सब करके देख लिया था। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शहरों में पेयजल आपूर्ति की। जो शहर जितने भी हैं उनमें पेयजल की आपूर्ति किस प्रकार की जाती है। तो हमें पता है कि जो शहर होते हैं तो शहरों में पेयजल की आपूर्ति होती है वो नदियों के जल का शुद्धिकरण करके किया जाता है। यानी नदियों के जल जो भी प्राप्त होता है उन नदियों के जल का शुद्धिकरण कर लिया जाता है और शुद्धिकरण के पश्चात उस जल की सप्लाई संपूर्ण शहर में कर दी जाती है। तो नदियों से प्राप्त जल को शुद्ध करने के चरण कौन कौन से चरण हैं? तो अगला है नदियों के जल का शुद्धिकरण करके, नदियों के जल का शुद्धिकरण करके, नदियों का जल है उनका शुद्धिकरण करके हम शहरों में पेयजल की आपूर्ति को पूरा कर सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे नदियों से प्राप्त जल को शुद्ध करने के चरण। नदियों से प्राप्त जल को शुद्ध करने के चरण, यानी किन किन चरणों से जब हम गुजरते हैं तो नदियों से जो जल प्राप्त होता है वो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। तो सबसे पहले हम नदियों से प्राप्त जल को, इसको स्टेप से पढ़ेंगे। स्टेप फर्स्ट, नदियों से प्राप्त जल को किसी पात्र में भंडारित करते हैं, भंडारित करते हैं। कोई बड़ा पात्र होता है, उस बड़े पात्र में इस जल को भंडारित किया जाता है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, ये जो हमने भंडारित जल किया है उस भंडारित जल को, भंडारित जल को अवसादन टैंक में भेजा जाता है। अवसादन टैंक में भेजा जाता है, यानी जो हमने जल भंडारित किया है उस भंडारित जल को हम किस में भेजते हैं? अवसादन टैंक होते हैं उसमें, जिससे ठोस अशुद्धियां पेंदे में बैठ जाती है और अलग हो जाती है। पेंदे में बैठ कर अलग कर लेते हैं। अब जो अवसादन टैंक होते हैं उसमें जल को एकत्रित कर लेते हैं और एकत्रित करने से उस जल में जितनी भी ठोस अशुद्धियां हैं वो क्या होती है? शांत छोड़ देने पर पात्र में पेंदे में बैठ जाती है। उसके बाद में स्टेप जो 3rd आती है तो उसमें हम क्या करते हैं कि अवसादन टैंक से जल को, अवसादन टैंक से जल को भारण टैंक में भेजते हैं। अवसादन टैंक से जल निकाल या निथार के और उसको भारण टैंक में भेजा जाता है। और जिससे, अब भारण टैंक का क्या काम है? जिससे जल में निलंबित अशुद्धियां दूर हो जाती है। अशुद्धियां दूर हो जाती है। जो भी निलंबित अशुद्धियां हैं वो क्या हो जाती है? दूर हो जाती है, उसको अलग कर लेते हैं। 4th जो स्टेप आती है इसकी वो आती है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन यानी छानने की प्रक्रिया। फिल्ट्रेशन
अब ये जो फिल्ट्रेशन प्रक्रिया होती है उससे जो भारण टैंक होता है उससे जो प्राप्त जल है उसको छानक टैंक में लाया जाता है। अब यहां से भारण टैंक से जल को छानक टैंक में लाया जाता है। जिससे उसमें मिली अशुद्धियां। अब अशुद्धियां कौन सी है? जिसमें बालू और कंकड़ जो भी हैं छोटे मोटे, बालू व कंकड़ पत्थर जो हैं उनको क्या कर लेते हैं? अशुद्धियां अलग हो जाती है। बालू और जो कंकड़ पत्थर हैं वो अलग हो जाते हैं। कौन सी स्टेप में? 4th स्टेप में। और जो 5th स्टेप आती है वो आती है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण यानी ये जो जल प्राप्त होता है फिल्ट्रेशन के पश्चात उस जल का क्या करते हैं? क्लोरीनीकरण। तो क्लोरीनीकरण में क्या किया जाता है? भारण टैंक जो छानक टैंक से जल को, अब इसमें देखो क्या करते हैं, छानक टैंक से जल को किसी अन्य पात्र में ले जाया जाता है। किसी अन्य पात्र में उस जल को ले जाते हैं। उसके पश्चात उसका क्या करते हैं? क्लोरीनीकरण। और क्लोरीनीकरण करने से उसके अंदर मिले जितने भी बैक्टीरिया हैं या जो सूक्ष्म जीव है वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अन्य पात्र में ले जाते हैं और उसमें क्लोरीनीकरण प्रक्रिया द्वारा सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दिया जाता है। और जो सूक्ष्म जीव, यह इसको हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं और ये अलग हो जाते हैं। और जो लास्ट की जो स्टेप आती है हमारी अगली स्टेप 6, अब इसमें क्या होता है? जो हमने बैक्टीरिया है उसको अलग कर दिया। उसके पश्चात इस शुद्ध जल को पाइपलाइन द्वारा कहाँ पहुंचा दिया जाता है? पेयजल के रूप में घरों में आपूर्ति कर दी जाती है। पेयजल के रूप में घरों में पहुंचा देते हैं या घरों में आपूर्ति कर देते हैं। तो इस प्रकार जो शहर होते हैं तो शहरों में पेयजल की आपूर्ति किस प्रकार होती है? जो महानगर होते हैं या जो नदियों के किनारे, झीलों के किनारे जो स्थित शहर होते हैं बड़े बड़े, उनमें जल की जो पूर्ति है वो इस चरणों के माध्यम से करते हैं कि जल का शुद्धिकरण करके, नदियों का जो जल है उसका शुद्धिकरण करके शहरों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अब इनके शुद्ध करने के चरण कौन से हैं? सबसे पहले नदियों से प्राप्त जल को किसी बड़े पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे बांध बना के उसको स्टोर कर लिया। उसके पश्चात जल को अवसादन टैंक में, अवसादन का मतलब उसको स्थिर रखते हैं। और स्थिर जैसे जल को रखेंगे तो उसमें जितने भी ठोस कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर उसको निथार के अवसादन टैंक से जल को भारण टैंक में भेजते हैं। भारण टैंक में भेजते हैं तो जल में जितनी भी निलंबित अशुद्धियाँ घुली हुई हैं सूक्ष्म कणों के रूप में, वो क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। फिल्ट्रेशन अगला जो चरण आता है उसमें जो भारण टैंक से जो जल है उसको छानक टैंक में लेके आते हैं और छानक टैंक में यानी उसको छानते हैं, जिससे उसमें जितनी भी अशुद्धियाँ हैं जैसे बालू, मिट्टी के कुछ कण है या कंकड़ छोटे मोटे वो हैं, वो क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और अगला जो इसका चरण आता है वो आता है क्लोरीनीकरण। तो छानक टैंक से जल जो है उसको छान के
किसी बड़े पात्र में लेके आते हैं और बड़े पात्र में लाके उसमें क्लोरीनीकरण डालते हैं, या तो विरंजक चूर्ण के रूप में उसमें कुछ डाल सकते हैं, लाल दवा है वो डाल सकते हैं, या जो क्लोरीन की गोलियां हैं वो उसके अंदर डालते हैं। उससे क्या होता है, जो जल के अंदर जितने भी बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव हो वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और उस प्रकार जो हमें जल प्राप्त हुआ उस जल को पाइपलाइन के द्वारा पेयजल के रूप में संपूर्ण जो शहर है उसमें सप्लाई कर दी जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि नदियों से प्राप्त जल को शुद्ध करने के कौन कौन से चरण होते हैं। अब अगला हम देखेंगे, ये हमारी अब जो जल के शुद्धिकरण या पदार्थों के शुद्धिकरण की जितनी भी विधियां हैं उसको हमने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो अगला हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो अगला भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। तो इसको हम लिख सकते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होते हैं, तो उसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। कौन से परिवर्तन कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं रंग है, गंध है, अवस्था है, रंग, उसके बाद में गंध, उसके बाद में अवस्था। फिर जैसे हम लिख सकते हैं घनत्व है, बहाव, दृढ़ता, कठोरता। घनत्व है, बहाव है, दृढ़ता है, कठोरता है। तो ये सभी क्या है, कौन से गुण कहलाते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। तो पदार्थों के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे हम कौन सा परिवर्तन बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। कौन से परिवर्तन कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से यदि परिभाषित करें, तो वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे भौतिक गुण कौन से, रंग, गंध, अवस्था, घनत्व, बहाव, दृढ़ता, कठोरता, ये सब क्या है, भौतिक गुण होते हैं। उनमें परिवर्तन होता है और रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे परिवर्तनों को फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब भौतिक जो परिवर्तन होते हैं तो उसमें सबसे पहले एक दो उनके गुण बोल सकते हैं या उनकी विशेषताएं बोल सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, अस्थायी। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। सेकंड, भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब जो दोनों दिशाओं में घटित हो सकते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, जैसे बर्फ। अब बर्फ को हमने क्या किया, गर्म किया या उसको ताप दिया, तो वो किस में चेंज होगा, द्रव। और द्रव को हमने क्या किया, गर्म किया, तो वो किस में चेंज होगा, गैस में। इसी प्रकार गैस जो है उसको हमने क्या किया, ठंडा किया, तो वो किस में चेंज होगा, द्रव में। और द्रव को हमने क्या किया, फिर से ठंडा किया, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, अर्थात एक ही दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अस्थायी का मतलब कि जैसे बर्फ है,
बर्फ बनी और द्रव्य बन गया, तो गर्म करे। फिर इसको हमने फिर से गर्म किया तो क्या बन गया, गैस बन गया। और गैस को ठंडा किया तो द्रव्य, और द्रव्य को ठंडा किया, इसका मतलब वो पुनः बर्फ बन गया। तो ये अस्थायी होते हैं, अर्थात कुछ समय के लिए होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। और उत्कर्मणीय होते हैं। उत्कर्मणीय का मतलब ये दोनों दिशाओं में गठित होते हैं। एक अभिकारक टूट के उत्पाद बनाता है और वही उत्पाद पुनः मिलके वापस जो प्रारंभिक अभिकारक है उनका निर्माण कर लेता है। उसके बाद में इसमें एक मुख्य जो बात आपको ध्यान रखनी है वो रखनी है, नए पदार्थों का निर्माण। नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, ये मुख्य बात है। इसमें नए पदार्थ नहीं बनते हैं। तो ये इसके हम गुण बोल सकते हैं, इनकी विशेषताएं बोल सकते हैं, किनकी, भौतिक परिवर्तनों की। अब हम इसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे, जैसे बर्फ का पिघलना। अभी हमने देखा बर्फ का पिघलना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद में जल का वाष्प बनना, जल जो है वो वाष्प में परिवर्तित, तो जल का वाष्प बनना। थर्ड इसका हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे लोहे से चुंबक बनना, लोहे से चुंबक बनना। तो ये परिवर्तन कुछ समय के लिए होते हैं, अस्थायी होते हैं, उत्कर्मणीय होते हैं। इसलिए इन परिवर्तनों को हम कौन से परिवर्तन कह सकते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। सेकंड हमारा जो आता है वो आता है रासायनिक परिवर्तन। सेम ये जो परिवर्तन होता है उसका जस्ट उल्टा हम मान सकते हैं, विपरीत मान सकते हैं। तो अगला जो आता है वो आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, सेम जैसे हमने अभी भौतिक परिवर्तन पढ़ा, जस्ट उसका हम उल्टा लिख सकते हैं। तो इसकी सबसे पहले आती है परिभाषा। तो परिभाषा के रूप में यदि हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के केवल रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, कौन से परिवर्तन कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के द्वारा हम लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं भोजन का पाचन। भोजन का पाचन, तो भोजन पचता है, नया पदार्थ बनता है। तो भोजन का पाचन क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। उसके पश्चात हम अगला ले सकते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, तो ये भी कौन सा परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद में जैसे कागज का जलना, जब कागज जलता है तो नए पदार्थ राख का निर्माण होता है। तो अगला जो आता है वो आता है कागज का जलना। तो ये जो हमने उदाहरण देखे वो किस परिवर्तन के हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। भोजन का पाचन, हम भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन होता है तो नया पदार्थ बन जाता है, इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, लोहा अलग पदार्थ है और जंग अलग पदार्थ है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। और जैसे कागज का जलता है तो कागज अलग है और जो राख बनती है जलने के उपरांत वो अलग है, तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब आता है इसके गुण और विशेषताएं। तो सबसे पहले इसका जो यदि गुण लिखें रासायनिक परिवर्तन का, तो हम लिख सकते हैं ये परिवर्तन स्थायी होते हैं। ये परिवर्तन स्थायी होते हैं। स्थायी का मतलब यदि इनको एक बार ये घटित हो गए उसके पश्चात उन्हें अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड आता है ये अनुत्कर्मणीय होते हैं। अनुत्कर्मणीय,
ये क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात ये केवल एक ही दिशा में गठित होते हैं, दोनों दिशाओं में गठित नहीं होते हैं। तो ये परिवर्तन कौन से होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। थर्ड, इसमें यदि देखा जाए तो इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है, यानी परिवर्तन के घटित होने के पश्चात नए पदार्थों का निर्माण होता है, नए पदार्थ बनते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और इससे जो नए पदार्थ है उसका निर्माण होता है। ये अनुत्क्रमणीय होते हैं और ये परिवर्तन स्थायी होते हैं। जैसे हमने भोजन का पाचन ये उदाहरण देखा, लोहे पर जंग लगना और कागज का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण के रूप में हम इसको समझ सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें हमने देखा भौतिक और जो रासायनिक परिवर्तन है वो किस प्रकार के होते हैं, उनको किस उदाहरण के द्वारा हम पहचान सकते हैं, और जो शहरों में पेयजल की सप्लाई है वो किस प्रकार की जाती है।